Hello and welcome. This is the fourth and last part of the chapter Parties and Party System in India. In this part, I am going to discuss about biparty system, multi-party system, and coalition system. So let's begin the video. तो ये जो biparty system है, biparty system in which two major political parties or alliances dominate the political landscape. इसका मतलब है कि कंट्री में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज या अलायंस इमर्ज होते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अदर पॉलिटिकल पार्टीज या अलायंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कोई बाउंडेशन है कि अदर पॉलिटिकल पार्टीज या कोalition नहीं हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर पूरी तरीके से अलाउ कर रहा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म भी कर सकते हैं और अपनी सरकार भी बना सकते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स यहाँ पर ऐसी हो जाती है कि पोलराइजेशन हो जाता है, या तो लोग पार्टी ए को वोट कर रहे हैं या फिर पार्टी बी को वोट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का को यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल पाता है या फिर वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। तो इसे कहा जाता है बाई पार्टी सिस्टम। और इन दो पार्टी में से जो पार्टी मेजोरिटी में आती है वो अपनी सरकार बनाएगी और जो पार्टी सेकंड नंबर पर होगी वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। तो ऐसे सिस्टम के जो बेस्ट एग्जांपल है वो है यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन। यूनाइटेड स्टेट्स में मेजरली दो पार्टी रोल प्ले करती हैं वहाँ की पॉलिटिक्स में। एक पॉलिटिकल पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी और सेकंड इज डेमोक्रेटिक पार्टी। अभी इलेक्शन चल रहे हैं अमेरिका में तो आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से ब्रिटेन में भी मेजरली दो पार्टियां हैं, पहली है कंजर्वेटिव और दूसरी लेबर पार्टी। लेकिन दोनों ही कंट्री में ऐसा नहीं है कि अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं वहाँ पर, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं है, उन्हें समर्थन बहुत कम हासिल है। अब इंडिया में भी बाई पार्टी सिस्टम देखने को मिला। देखिए, दो समय ऐसे हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि इंडिया में बाई पार्टी सिस्टम इमर्ज होता है। एक तो 1977 टू 80 जिसमें जनता पार्टी और कांग्रेस हैं। प्रीवियस वीडियो पार्ट 3 में हमने देखा कि इंदिरा गांधी डिड नॉट गेट मेजॉरिटी 1967 इलेक्शन, लेकिन 1971 के इलेक्शन में वो 3/4 मेजॉरिटी के साथ पावर में आती हैं। इसके बाद 72 में स्टेट्स में भी इलेक्शंस होते हैं जिसमें कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनती है स्टेट्स में भी। और इस तरीके से इंदिरा गांधी सेंटर में भी रूल कर रही थी और स्टेट्स में भी रूल कर रही थी। लेकिन 1972-73 तक आते आते स्थितियां बहुत तेज़ी के साथ बदलती हैं, और जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस में, जिसमें हम इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे और तब हम बात करेंगे कि किस तरीके से स्थितियां बदली थी और क्या क्या हुआ था। तो 1972-73 में हालात तेज़ी के साथ बिगड़ते हैं और इन सबसे परेशान होकर इंदिरा गांधी इमरजेंसी इम्पोज करती हैं। ये इमरजेंसी लगाई गई थी फ्रॉम 1975 टू 77, और इसके बाद 77 में इलेक्शंस होते हैं जिसमें इंदिरा गांधी बुरी तरीके से हारती हैं। इमरजेंसी की वजह से वो बहुत अनपॉपुलर हो गई थी, लोग बहुत नाराज़ थे इंदिरा गांधी से ड्यू टू इम्पोज नेशनल इमरजेंसी। और ये लोगों का गुस्सा दिखाई देता है 1977 के इलेक्शंस में। आप इस मैप में देखें तो जो ग्रीन वाला पार्ट है इसमें जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। जनता पार्टी मतलब जितनी भी अपोजिशंस पार्टी थी उन्होंने मिलकर बनाई थी जनता पार्टी, और जनता पार्टी ने नॉर्थर्न इंडिया की लगभग सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, जो ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ ऑलमोस्ट सभी सीट्स पर जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया था, और जो आप ये येलो वाला पार्ट देख रहे हैं यहाँ इन सीटों पर कब्जा था कांग्रेस का। तो इस तरीके से हम यहाँ कहेंगे कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पर दो पार्ट में, जनता पार्टी और कांग्रेस में डिवाइड हो गया था, जिसे हम कहेंगे बाई पार्टी सिस्टम, जिसमें मेजरली दो पार्टियाँ हैं, जिसमें इन दो पार्टियों का पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर कंट्रोल था। नेक्स्ट बाई पार्टी सिस्टम हम कहेंगे इन अलायंसेस को, जिसमें दो अलायंसेस मेजर रोल प्ले करते हैं, यूपीए एंड एनडीए। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट बनी थी वो थी एनडीए की गवर्नमेंट,
और उस समय से लेकर आज तक अगर आप देखें तो एंटायर पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री सेंटर्ड अराउंड इवन एनडीए और यूपीए। एनडीए मीन्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लीड बाय बीजेपी एंड यूपीए इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इज लीड बाय कांग्रेस। तो जो स्टेट लेवल की जो रीजनल पार्टीज थी वो यहाँ या तो ज्वाइन करती हैं एनडीए को या फिर वो ज्वाइन करती हैं यूपीए को। तो इस तरह सेंट्रल पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इज अराउंड दीज टू मेजर अलायंस ग्रुप। तो इस तरह 1999 के बाद से अब तक की जो पॉलिटिक्स है वो इन दो अलायंसेस के इर्द गिर्द घूमती नज़र आती है। प्रेजेंट में हम देखें तो एनडीए की गवर्नमेंट है और पॉलिटिक्स में या तो पार्टियां यूपीए की सपोर्टेड हैं या फिर वो एनडीए की सपोर्टेड हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर कहेंगे बाय पार्टी सिस्टम इसको कहेंगे। और जो वन पार्टी से डोमिनेंस की हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में, और जो बाय पार्टी सिस्टम की अभी हमने बात की, ये सिस्टम पॉलिटिकली इमर्ज हुआ था, ना कि इस तरीके का कोई प्रोविज़न हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जिस सिस्टम की बात की गई है वो मल्टी पार्टी सिस्टम की बात उसमें की गई है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें पूरा तरीके से अधिकार हमें देता है कि हम अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं और मेजॉरिटी के बेस पर हम गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। और इंडिया में अगर हम देखें तो यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम ही है। सेंटर में अगर हम देखें तो यूपीए वर्सेस एनडीए हमको नज़र आएगा, लेकिन स्टेट की पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो स्टेट्स में रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका दबदबा है, जो कि मेजर रोल प्ले कर रही हैं सेंटर की पॉलिटिक्स में भी। सेंटर की गवर्नमेंट इन रीजनल पार्टीज़ की सपोर्ट से बनी है। इन रीजनल पार्टियों का जो इन्फ्लुएंस है वो 90s की पॉलिटिक्स में या उसके बाद में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि फॉर एग्जांपल एक रीजनल पार्टी की वजह से सेंटर की गवर्नमेंट गिर गई। ठीक है, इस तरीके का इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिला है रीजनल पार्टीज़ का सेंटर की पॉलिटिक्स में। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सेकेंड टर्म की गवर्नमेंट थी, अगर हम उसकी बात करें तो ये सरकार सिर्फ 13 महीने में गिर गई थी। क्योंकि 13 महीने में इसलिए गिर गई थी क्योंकि एक रीजनल पार्टी AIDMK जो कि जयललिता की पार्टी थी, उसने अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो इस तरीके से रीजनल पार्टियों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले रहा है सेंटर की पॉलिटिक्स में। ठीक है, और इनके सपोर्ट पर सेंटर की गवर्नमेंट बनी है और बिगड़ी है। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली रोल प्ले किया है सेंटर की पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट इज मल्टी पार्टी सिस्टम रिफ्लेक्ट द टेंडेंसी ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स एंड ओपिनियन। तो देखिए, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर किसी कंट्री में वन पार्टी सिस्टम वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है और डाइवर्सिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पब्लिक ओपिनियन वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम इमर्ज होगा। और अगर उस कंट्री में पोलराइजेशन हो जाता है, पोलराइजेशन का मतलब है कि जो ओपिनियन है वो केवल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब पूरी कंट्री में मेजरली 2 तरीके के ओपिनियन हमको दिखाई देते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में ये हमें दिख रहा है कि या तो आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के अगेंस्ट हैं, या तो आप कांग्रेस के साथ हैं या फिर कांग्रेस के अगेंस्ट हैं। तो अगर इस तरीके का पोलराइजेशन होता है तो बाय पार्टी सिस्टम इमर्ज होगा। और अगर जो 2 मेन पार्टी हैं उनके साथ आप नहीं हैं और किसी थर्ड ओपिनियन के साथ हैं, तीसरे ग्रुप के साथ हैं, और उस ग्रुप के साथ सिर्फ आप नहीं हैं बल्कि बहुत सी पार्टियां, बहुत से लोग जुड़ते हैं और एक थर्ड ओपिनियन इस तरीके से इमर्ज होता है, तो हम उसे कहेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। और इसी तरीके की डाइवर्सिटी वहाँ बहुत बढ़ती जाएगी और उनके विचार बिल्कुल अलग अलग होंगे, तो वो बनता है मल्टी पार्टी सिस्टम। सो दिस सिस्टम आल्सो रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंसेंसस। तो अगर आप एक मत की तरफ बढ़ते हैं तो वो बाई पार्टी सिस्टम हो जाएगा, और अगर आप एक मत की तरफ नहीं बढ़ते हैं, एक मत नहीं बन पाता है, तो वो मल्टी पार्टी सिस्टम ही रहेगा। देखिए 90s के बाद की पॉलिटिक्स अगर हम देखें तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इमरजेंस होता है, क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा इश्यूज थे, इतने ज़्यादा ओपिनियन थे, और
सबको अपने अपने सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे, जिस वजह से बहुत सी पार्टियों का इमरजेंस होता है, जिसे हम कहेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। और जब मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो वो डेफिनेटली कोएलिशन सिस्टम की ओर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में बड़ा मुश्किल होगा कि किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिल जाए, और जब किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो फिर काफ़ी सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी। So it is a system where two or more parties come together to form government because no single party is able to secure majority on its own. अब कोalition सिस्टम के कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं। यूनिक फीचर में सबसे पहले तो ये होता है कि आप आइडियोलॉजी को दरकिनार करते हैं। जब आप कोalition फॉर्म करते हैं तो वहाँ अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा से आपको समझौता करना पड़ता है। तो जैसा कि हम पिछली वीडियोज़ में हम देख चुके हैं कि 1977 में कुछ स्टेट्स में कोएलिशन गवर्नमेंट संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी, जिसमें लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट सभी पार्टियां एक साथ शामिल थी। जैसे उनमें सीपीआई भी शामिल थी, उनमें भारतीय जनसंघ भी शामिल था और रीजनल पार्टीज भी शामिल थी। तो इस तरीके से कोएलिशन में सबसे पहले आइडियोलॉजी से समझौता करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर एक ये कार्टून देखते हैं। ये कार्टून आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 1989 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनती है। ये वीपी सिंह ये वीपी सिंह है, और वीपी सिंह की गवर्नमेंट का कोएलिशन था नेशनल फ्रंट। इनके कोएलिशन का नाम क्या था? नेशनल फ्रंट। लेकिन ये कोएलिशन फुल मेजॉरिटी में नहीं था, ये माइनॉरिटी में आ रहा था। तो इस कोएलिशन को सपोर्ट दिया सीपीआई ने। ये सीपीआई के ज्योति बसु हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में एक लंबे समय तक सीएम रहे हैं, और ये है बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी। तो इस तरीके से वीपी सिंह की गवर्नमेंट को बोथ सीपीआई और बीजेपी ने समर्थन दिया। उनके समर्थन से ये गवर्नमेंट बनी, जबकि सीपीआई एक लेफ्टिस्ट पार्टी है और बीजेपी एक राइटिस्ट पार्टी है, जो कि आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से एकदम विपरीत हैं ये दोनों। लेकिन वीपी सिंह की गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करते हैं। क्यों? ताकि कांग्रेस को पावर से बाहर रखा जा सके। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक बार हुआ है इंडियन पॉलिटिक्स में, ऐसा बहुत बार हुआ है। और इसी तरीके से कश्मीर में जो आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके पहले वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट थी उसमें बीजेपी भी थी, उसमें महबूबा मुफ्ती की पार्टी भी शामिल थी। जबकि ये दोनों ही पार्टियाँ आइडियोलॉजिकली दोनों से एक दूसरे से बिल्कुल एकदम अलग हैं, बिल्कुल विपरीत हैं, कोई मैच नहीं है एक दूसरे का। तो इस तरीके से कोएलिशन गवर्नमेंट में सबसे पहले आइडियोलॉजी के साथ समझौता किया जाता है। तो गवर्नमेंट कैसे चलती है? गवर्नमेंट चलती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बेसिस पर। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निकाला जाता है। इसका मतलब है कि वे इश्यूज, वे प्रोग्राम जिन पर सभी पार्टियां जो कोएलिशन में शामिल हैं वे एग्री कर रही हैं। तो इस तरीके से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जाता है, जिसमें सभी पार्टियां सहमत होती हैं उस प्रोग्राम से, और इसी के आधार पर, इसी को आधार मानकर गवर्नमेंट को चलाया जाता है कि हम ये काम करेंगे, ये उसमें जो है प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से कोएलिशन सिस्टम, या हिंदी में हम कहेंगे इसको गठबंधन की व्यवस्था। तो इस तरीके से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हमें ये बाई पार्टी सिस्टम भी हमको दिखेगा अपने इंडियन सिस्टम में, और हमको मल्टी पार्टी सिस्टम भी दिखेगा, और हमें कोएलिशन सिस्टम भी यहाँ पर दिखाई देगा। अब हम देखते हैं डोमिनेंट फीचर ऑफ इंडिया पार्टी सिस्टम के बारे में। इट हैज़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया में, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। तो क्लियरली इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। और कंटेम्प्रेरी पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर बाई पार्टी सिस्टम दिखाई देता है। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि एनडीए और यूपीए की हमको जो है मेजरली दिखाई देते हैं ये दो कोएलिशन। 1999 के बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं वो या तो एनडीए की बनी है या फिर यूपीए की बनी है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज आर कॉम्पिटिटिव। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कॉम्पिटिटिव है, कम्पीट करती हैं। Regional political parties have been playing an important role to form the government at the center and also in the states.
तो अब रीजनल पार्टीज बहुत पावरफुल हो रही हैं, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं सेंटर की गवर्नमेंट फॉर्म करने में भी। तो इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट देखा गया है वो ये देखा गया है कि अब आर्टिकल 356 का यूज हमको बहुत कम देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी के टाइम में अगर हम देखें तो स्टेट्स में अगर अदर पार्टी की सरकार होती थी तो आर्टिकल 356 का यूज धड़ल्ले से होता था, लेकिन अब आर्टिकल 356 का यूज हमको बहुत कम देखने को मिलता है। रीजन इसका ये है कि अगर आप किसी स्टेट की रीजनल पार्टी की सरकार को बर्खास्त करेंगे तो वो क्यों आपको सेंटर में अपना सपोर्ट देगी। तो इस तरीके से सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन बढ़ा है, जो कि कोalition गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। नेक्स्ट इज द इलेक्शन इज नाउ फॉट नॉट among the parties but among coalition of parties। इसमें होता क्या है कि इलेक्शन के पहले ही एक कोalition बना दिया जाता है, जिसमें एक कमीशन भी बनाया गया था जिसने रिपोर्ट दी थी कि अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है इलेक्शन के बाद तो प्रेसिडेंट किसे बुलाएंगे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो इस कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रेसिडेंट सबसे पहले उस कोalition को बुलाएंगे जो इलेक्शन से पहले बना था। तो अगर कोalition इलेक्शन से पहले बना है, जैसे कि आप देख रहे हैं एनडीए है, यूपीए है, ये ऑल टाइम बने रहते हैं, ये इस तरीके के कोalition हम देख रहे हैं। तो अगर इस तरीके के कोalition को अगर मेजॉरिटी मिल जाती है तो सरकार बनाने का मौका इनको दिया जाएगा। इसके अलावा पार्टीज आर फोकसिंग ऑन सिंगल इमोटिव इश्यूज। ऐसा देखा जाता है कि पार्टीज के द्वारा एक चुनावी नारा दिया जाता है, एक चुनावी मुद्दा दिया जाता है और उस पर पूरा इलेक्शन लड़ा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ पॉपुलर स्लोगन्स हैं जो पार्टीज के द्वारा दिए गए हैं। जैसे इंदिरा गांधी का एक पॉपुलर स्लोगन था गरीबी हटाओ 1971 के इलेक्शन में, और ये नारा जो था ये बहुत फेमस हुआ था। दूसरा था इंदिरा इज इंडिया, ये स्लोगन आया था। इसके अलावा टेकिंग इनटू द 21st सेंचुरी, ये नारा जो है राजीव गांधी ने दिया था। इसके अलावा बीजेपी का इंडिया साइनिंग का नारा था, और बीजेपी ने ही 2014 में नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार, ये आपने देखा होगा। तो इस तरीके से इलेक्शन में देखा जाए तो इश्यूज बहुत कम हैं और जो इमोशनली स्लोगन्स हैं उन पर पूरा इलेक्शन लड़ा जाता है। देन पार्टीज नाउ लुक फॉर शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल गेन्स रेदर देन बिल्ड लास्टिंग सोशल कोalitions। तो ऐसा नहीं है कि जो कोalition बन रहे हैं वो परमानेंट कोalition है। द कोalition आर टेम्पररी इन नेचर, और पार्टीज कोalitions को ब्रेक करने में भी हेजिटेट नहीं करती हैं। अभी जैसे कि महाराष्ट्र में देखा गया कि बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ मिलकर इलेक्शन फाइट किया, लेकिन आफ्टर इलेक्शन वे अलग अलग हो गए और शिवसेना ने एनसीपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ली। तो इस तरीके से कोalition में शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जा रहा है। शॉर्ट टर्म में कोई फ़ायदा अगर नज़र आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं सोचा जाता है कि वे लंबे समय तक वो साथ साथ चलेंगे। तो ये कुछ फीचर्स थे इंडियाज़ पार्टी सिस्टम के। नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो ये अकॉर्डिंग टू रिवाइज सिलेबस जो कंटेंट आपके सिलेबस के हिसाब से सफिशिएंट हो सकता था वो मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। तो कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।